नमस्कार। आज मेरे साथ मेरे दोस्त सुधांशु शेखर भारद्वाज, जो कि पढ़ाई से तो एक इंजीनियर है, लेकिन उन्होंने बाद में अपने करियर में एक बदलाव किया और कानून की पढ़ाई की, और वे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मार्केटिंग डिवीजन के लीगल सेल के हेड थे, यानी जनरल मैनेजर लॉ थे। स्वागत है सुधांशु मेरे इस गपशप में। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सुनील। नमस्कार। कैसा लग रहा है आपको इस दौरान, जब कोरोना का खतरा छाया हुआ है देश पे और दुनिया पे? ये समझिए कि एक ऐसा तनावपूर्ण वक्त है जिसमें बहुत समय होते हुए भी आप एक तरह से बंधे हुए महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसका कुछ पॉजिटिव पार्ट भी है कि जैसे नेचर में जो भी हिलअप होना है, जो भी डिके हुआ है इन मेनी डिकेड्स, इट इज रिकूपिंग। और आपस में जो संयोग से जो लोग अपने परिवार के साथ हैं, उनके साथ रहने का मौका उनको मिला, अपने बच्चों के साथ रहने का मौका मिला। चलिए अब शुरू करते हैं। अपन आपने 1973 में रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर में एडमिशन लिया था, तो उस समय आपका क्या सोच था इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए? इंजीनियरिंग एंड स्पेशली मेटलर्जी, इट वाज ए फ्लूक। मैं बेसिकली इंटर करके मेडिकल की तैयारी कर रहा था, एंट्रेंस एग्जाम के लिए, लेकिन मेरे पिताजी ने वो सब फॉर्म जो भरा था मेरे फादर ने भरा था, और उनको इंजीनियरिंग में मुझे भेजना था, और स्टेट से बाहर चाहते थे कि मैं पढूं। अच्छा। तो उन्होंने कई जगह एप्लीकेशन भेजे, उनमें एक जयपुर भी था। क्या उनको डर था कि आप बिहार में रहेंगे तो पॉलिटिक्स में? वो बिहार में रखना नहीं चाहते थे। अच्छा, क्या पॉलिटिक्स नहीं, उनको ये था कि मेरे चाचा जो मेडिकल में थे, नहीं मेरे चाचा मेडिकल में थे उस समय। अच्छा। और वो काफी जातीय दंगों के शिकार थे, रस्टिकेट हुए वगैरह वगैरह। तो मेरे फादर को ये लगा कि इसको बिहार से बाहर ही कर दूं, कि इसलिए ट्रैप ना हो इस चीज। अच्छा। तो ये हमारा सौभाग्य रहा कि इसकी वजह से वैसी स्थिति वहां बनी, और आप हमारे साथ, ये हमारा सौभाग्य रहा कि ऐसी स्थिति बनी और आप हमें आपके साथ पढ़ने का सौभाग्य मिला। बस हम साथ हो गए, ये कहिए। तो फिर आपका कुछ खास कुछ याद है आपको कॉलेज के बारे में, कॉलेज के दिनों में कुछ रैगिंग के बारे में, या बाद में कहीं कुछ ऐसी घटना हुई हो? कॉलेज की तो यादें इतनी हैं सुनील की वो हम लोग दिन भर इसको कहानी में सुन सकते हैं, बता सकते हैं। तो क्योंकि मेरी कॉलेज लाइफ जो बहुत ज्यादा ही इवेंटफुल रही है। अच्छा, बहुत चलिए कोई एक घटना बता दीजिए जिससे ये एक घटना जो मैं एक लाइफ चेंज वाली घटना है, जो सबसे बड़ी, वो जिसके में मेरा रस्टिकेशन हुआ। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी थी। अच्छा। हम लोगों का एग्जाम आपको याद होगा अगस्त में ड्यू था, करीब 13-14 अगस्त से एग्जाम होने थे, एनुअल एग्जाम। सेकेंड ईयर में हम थे उस समय। सेकेंड ईयर में थे हम लोग। हाँ, तो वो एकाएक 2 तारीख 2 अगस्त की रात को जो नया बैच आया हुआ था, जो फ्रेश, की रैगिंग के लिए हमारे ही कुछ मित्रों ने उकसाया आपस में बन के, और वो लोग एक चैलेंज करके, भाई की पुलिस का पहरा होता था उस समय 12-1 बजे रात तक कैंपस में, रैगिंग ना हो, इमरजेंसी लग चुकी थी। फिर उन लोगों ने उकसाया और जाके वो फर्स्ट ईयर जो फ्रेशर्स थे उनको ले आए, रैगिंग की। मैं मना करता रहा, भाई ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, ऐसा नहीं किया जाए, वो गलत है। तो खैर वो मेरी बात दब गई और वो लोग नहीं माने, और फाइनली हुई। उसके बाद जब वो तो हंगामा हुआ नेक्स्ट डे, तब पूरे जयपुर रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो, अखबारों में पूरा फ्लैश आ गया 2 दिन तक कि ऐसा हुआ है, और पुलिस काफी आ गई। फिर हमें एक, आपको याद होगा कि लेक्चर हॉल 2 L1 L2 के L3 L4 के पहले पोस्ट ऑफिस हुआ करता था। पोस्ट ऑफिस के सामने एक छोटा सा कमरा था जो ट्यूटोरियल के लिए था उस समय। ट्यूटोरियल के लिए था, वहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर भी बैठते थे।
हाँ वो कभी कभार, वो रेगुलर नहीं, कॉलेज में बता रहा हूँ, हाँ वहाँ रेगुलर कोई बैठता नहीं था, बट वो ट्यूटोरियल क्लास होती थी बिल्कुल अपोजिट उसके, पोस्ट ऑफिस हुआ करता था। तो वहाँ सरन सिंह जी सरदार जी हमारे वार्डन हुआ करते थे, तो उनका बुलावा आया कि वहाँ बुलाया जा रहा है आपको। तो मैं वहाँ गया, और वहाँ सिविल ड्रेस में पुलिस वाले बैठे हुए थे। अच्छा। तो उनको हैंड ओवर कर दिया गया मुझे। वो लोग ले गए हमें गांधीनगर थाने में, और वो रात को भांत भांत के सपने हम लोगों के आते थे। वहाँ 3 हमारे और मित्र लोग थे पहले से, तो काफी डराया धमकाया गया कि रैगिंग आप लोगों ने ली है, आप हाँ कह लीजिए। उसमें कोई बोलता था कि अब तो ब्राह्मण बनिए भी अब गुंडागर्दी करते हैं, पहले जाट राजपूत करते थे, अब ये भी करते हैं। मैं मना करता रहा कि भाई मैंने कोई रैगिंग वैगिंग नहीं की है, मैं तो उल्टा मना करने वालों में था। जिसने मेरा नाम दिया वो मैं नहीं जानता हूँ किसने दिया है, लेकिन हाँ वो मेरे दोस्त लोग जरूर थे। खैर वो नेक्स्ट डे फिर हम लोगों को छोड़ा गया। बाकी जिनके पीटी परेड हुआ नेक्स्ट डे राइट को, नेक्स्ट नाइट, वो पीटी परेड में हाँ वो जो थे एक्चुअल वो पकड़े गए। और मैं तो था नहीं, मैंने पहचाना नहीं। हाँ लेकिन कॉलेज और हॉस्टल से हम लोग निष्कासित हो गए, 5 लोगों का ऑर्डर निकला एक साथ, और हम लोग कॉलेज से बाहर हो गए। वो काफी वो एक अनफॉर्चुनेट और हाँ वो बहुत दुखद एक घटना है, बट वो शायद लाइफ में सब होना होता है तो होता है। इसकी वजह से आपका 1 साल भी बिगड़ गया। 1 साल बिगड़ गया उसकी वजह से। हाँ चलिए, तो आपने 78-9 में आपने पास आउट किया, उसके बाद किस तरह आपका कैरियर प्रोग्रेस किया, कैसे आप सेल में पहुंचे? कैरियर वो मैं उस समय कहीं भी 3-4 जगह मैंने अप्लाई किया, प्राइवेट में भी, और आर्मी का इंटरव्यू शॉर्ट सर्विस कमीशन का मैंने दिया भोपाल में। अच्छा। तो मैं वहां भी सिलेक्ट हो गया था, आर्मी में भी, और स्टील में भी मेरा सिलेक्शन हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अच्छा। जो एक हमारे जूनियर बैच के कुछ मित्र थे, वो बोल रहे थे कि भाई सेल ने लगता है फ्लड गेट खोल दिया, अब तो भारद्वाज जी जैसे लोग भी अब सेलेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों ऐसा क्यों कहते थे लोग? उनको लगता था दे वर अंडरमाइनिंग मी कि ये हाँ, तो उस समय सिर्फ मेटलर्जी के टॉपर ही जाया करते थे ना। अच्छा। हाँ उस समय कम रहा हो। हाँ 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 कम सीटें थी, और मेटलर्जी के टॉपर फर्स्ट 2 सेकंड फर्स्ट 10 वाले ही 2 4 5 लोग थे, तो मैं शायद पहला आदमी था। तो जब लोगों ने कहा कि भारद्वाज जी जैसे सेलेक्ट होने लग गए, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? 2-4 दिया नहीं आपने उनको कान के नीचे वगैरह? वो एक बड़ा सरप्राइज था कि वो लाइट नहीं थी। पावर गया हुआ था, मैं 1 नंबर हॉस्टल के ग्राउंड में घास पे बैठा हुआ था। अब वो जो लड़के मेरे नेक्स्ट बैच वाले जो आ रहे थे, वो आपस में गप करते हुए, एक आदमी बहुत वोकल था, वो बाद में सेल में ही आया, संजोग देखिए उसका। तो उनको मालूम वो नहीं था उसके बाद लाइट आ गई। हाँ उसको नहीं मालूम था। अच्छा अच्छा, उसको नहीं मालूम था। अब तब तक लाइट आ गई। हाँ तब तक लाइट आ गई। अब वो लाइट आ गई तो वो इतना एम्बैरेस हुआ, वो बोलने लगा, अरे नहीं सर बॉस ऐसा नहीं था, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। हमने कहा नहीं यार तुम सही बोल रहे थे, इसमें क्या गलत बोल रहे? लगता है तुम अपने हिसाब से सही बोल रहे थे, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं इसको कोई अदरवाइज नहीं ले रहा हूँ, मैं राइट स्पिरिट में ले रहा हूँ इसको। लेकिन एक चीज तुमको जरूर बताता हूँ कि मैं जो जिद करता हूँ वो करता हूँ, वो जरूर है। मैं तो 5 साल में देखा आपको मैंने। फिर सेल में कैसा रहा आपका कैरियर? आप क्या प्रोडक्शन वगैरह में या किस डिपार्टमेंट में रहे? हाँ मैं शुरू में तो बिल्कुल प्रोडक्शन में ही, राउरकेला स्टील प्लांट में मैं जयपुर से बिस्तर उठाया, राउरकेला स्टील प्लांट में सीधा गया। 18 अप्रैल को जो मेरा रियल बर्थडे है, उसी दिन मैंने मेरी ज्वाइनिंग भी है 1980 में। अच्छा। हाँ। तो वो मैं कोल्ड रोलिंग मिल, वहाँ ट्रेनिंग 1 साल की थी, फिर कोल्ड रोलिंग मिल में पोस्टिंग हुई। उसके बाद प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल में आया मैं। अब संयोग से वहां से जो हमारे जनरल मैनेजर हुआ करते थे, वो बोकारो ट्रांसफर हुए। अच्छा। उन्होंने मेरे बॉस को बोला कि इस लड़के को बोलो कि बोकारो जाएगा, तो मैं इसको ले जाना चाहता हूँ।
मेरे बॉस ने पूछा कि जाओ भाई, अब जीएम बोल रहे हैं, वो जीएम यूज्ड टू बी हेड दैट टाइम, अच्छा, ले जाना चाहते हैं तो चले जाओ। मैं क्या करूंगा प्लांट से प्लांट में जाके, मेरे को दिल्ली भिजवा दो तो मैं चला जाऊँ। तो खैर बात आनी जानी हुई, बाद में उन्होंने कहा, उसके हिसाब से मैंने अप्लाई कर दिया और मुझे वो बोकारो ले गए। बोकारो में रहा फिर। फॉर्चुनेटली 100 फ्लोर पे जो मेरा काम था, मैं ऑपरेशन में था मेटलर्जिस्ट होने के कारण। तो अब कई ऐसी चीजें हैं ना कि अपने ही मुंह से अपनी प्रशंसा करनी पड़ती है कुछ बोलने के लिए। इट इज वेरी एम्बेरसिंग, बट नहीं, ये 100 फ्लोर पे बोलिए आप 100 फ्लोर पे मेरी परफॉर्मेंस एज ए ऑपरेशन मैनेजर बहुत अच्छी थी। अच्छी होने का मतलब था कि एक तो मैं था कि बहुत डेडिकेटेड था, मैं कभी हटता नहीं था, 100 फ्लोर से जाता नहीं था। अच्छा। दूसरा है, मेरे वर्कर्स पे बहुत जबरदस्त कंट्रोल था। अच्छा। और वर्कर्स पे कंट्रोल होने का मेन कारण था उनका काफी ट्रस्ट था मेरे ऊपर। मैं किसी भाई भतीजावाद को फेवर नहीं करता था। अच्छा। हाँ। तो वर्कर्स को ये सब चीजें बहुत पसंद आती थी। और नेता वोता भी हमारे यहाँ ज्यादा मेरे सामने नहीं आते थे ज्यादा। अच्छा। क्योंकि मैं वर्कर्स में ही ग्रुप बना दिया सबको कि तुमको जो प्रॉब्लम हो ये ग्रुप सॉल्व करेगा तुमको। तुम्हें किसी पॉलिटिशियन के पास, ट्रेड यूनियन लीडर के पास नहीं जाने की जरूरत है। इंटरनली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपस में। हाँ, उनका मैं पर्सनल डिपार्टमेंट को बुलाता था, फाइनेंस को बुलाता था। तो काफी आई एंजॉयड दैट लाइफ, क्योंकि डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट एक इनोवेटिव अप्रोच रही है आपकी समय। हाँ, वो अच्छा लगा था मुझे। लेकिन एक समय आया जो मेरा प्रमोशन बाईपास हो गया एजीएम में, असिस्टेंट जनरल मैनेजर में। जो मेरे हिसाब से मेरे से कम कॉम्पिटेंट लोग थे, जिनका हुआ मेरा नहीं हुआ। तो उस समय मैंने रिवोल्ट किया कि मैं अब 100 फ्लोर पे काम नहीं करूंगा। अच्छा। संयोग से उस समय इंटरनल सर्कुलर एक आया लॉ का, जो इंजीनियर्स एलएलबी किए हो अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने कब मैंने ये मैंने रौरकेला में 82, 85 में 82 में कर लिया था। 82 to 85 3 इयर्स कोर्स में, इवनिंग कोर्स में अच्छा। मैंने लॉ कर लिया था। और क्योंकि कुछ हमारे फ्रेंड्स ज्वाइन किए एमटेक, तो मैंने कहा यार अब मैं इंजीनियरिंग नहीं करूंगा, तुम लोग एमटेक करो, मैं लॉ करूंगा। तो उस समय मैं लॉ कर लिया था, आई फॉरगॉट दैट। अच्छा। लेकिन ये फिर बाद में काम आ गया। हाँ। और वहां से मेरे को जितना लॉ सीखना था, मेरा एप्टीट्यूड था थोड़ा उसमें, आई लाइक दैट एरिया। वो तो जो कॉलेज भी में भी सीखा था आपका एप्टीट्यूड तो वो सीखता रहा। मुझे याद है आपने एक बार चुनाव लड़ा था शायद 3rd ईयर में, और फिर शायद बीमार होने की वजह से आप आगे नहीं लड़ पाए थे। फोर्थ ईयर में ही किया था, जिसमें जो मैं टाइफाइड हो गया मुझे, मेरे फादर आए थे मुझे फादर आए थे, हॉस्पिटल में भी आप एडमिट रहे थे उनको। हाँ, तो वो उस समय मैंने सब पोस्टर हटवाए थे आप लोगों की मदद से ही। और उनके आने के पहले मेरे को याद है हॉस्पिटल में जब जिस बेड पे थे उसके 1-2 बेड के आप वहीं पे किसी की डेथ हुई थी और वो डॉक्टर पंप कर रही थी उसको। चलिए बढ़िया। तो उसके बाद आप लीगल फील्ड में आ गए। उसके बाद ये किस साल में आए लीगल फील्ड? हाँ, उसके बाद लीगल में ही रहा मैं। किस साल में? ये 2002 जनवरी में, 2002 जनवरी में आ गया। तो बोकारो रहा 3 साल तक करीब। उसके बाद मेरा ट्रांसफर कलकत्ता हो गया। हमारे रॉ मटेरियल डिवीजन में जो माइंस वगैरह है उसका मैं हेड बन के चला गया वहाँ। कलकत्ता मतलब आप एकदम फैक्ट्री लाइफ से कलकत्ता शहर में चले गए। यहाँ तो उसमें आपको क्या मेजर डिफरेंस क्या लगा आपको वहाँ पे? मेजर डिफरेंस ये लगा कि मैं व्हाइट कलर जॉब में चला गया और लाइफ जो है वो अलग हुई। कलकत्ता को मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि कलकत्ता में कभी रहूंगा, मुझे कभी जगह वो पसंद नहीं थी। लेकिन लास्ट 10 years, मोर देन 10 years मैं स्पेंट इन कोलकाता। अच्छा। और मैं वहीं से सुपर इनोवेट किया, रिटायर में वहीं से किया। कलकत्ता की कुछ खास यादें आपकी? कहाँ कलकत्ता की? कलकत्ता की तो जैसे लॉ डिपार्टमेंट की थी वहाँ, जो लाइफ थी वो काफी इजी हो गई मेरे लिए, चूंकि मैं 100 फ्लोर का बहुत टफ लाइफ देखा था। और वहां पर उस तरह की कोई दबाव, इमीडिएट कोई टेंशन नहीं। तो
कॉर्पोरेट क्लब के मेंबरशिप, गाड़ी, सफर ड्रिवन कार, सब वहाँ सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो गई। अच्छा। फाइनेंशियल पावर भी बहुत हो गए, बट आई नेवर मिस यूज, क्योंकि इसमें तो आपके मैं कभी दारू दारू भी नहीं पीते आप? हाँ, मैंने नहीं, सिगरेट इसमें दारू कभी टच नहीं किया। इसमें आपके जो लीगल ऑफिसर के थ्रू बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का लीगल एस्पेक्ट से देखना होता होगा, तो उसमें क्या कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी तरह का लालच दिया गया हो कि आप कुछ बाईपास कर दें? ये अक्सर होता था, और आपको बताऊं कि एक वो मेजर कारण था कि मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बना, अदरवाइज मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही बन के रिटायर करता। मैं 6 साल से ज्यादा रहा, 6.5 साल रहा जीएम, जो जनरली इतना दिन कोई रहता नहीं है, लेकिन वो कंप्रोमाइज मैंने किया नहीं कभी। अच्छा, तो उसमें आप काफी ऐसी परिस्थितियों को आप कैसे टैकल करते थे? वो उसको मैं बड़े, एक तो आधा प्रॉब्लम तो इसलिए हो जाता था कि मेरी छवि पहले पहुंच जाती थी मेरे पोस्टिंग के पहले। अच्छा, तो प्राइवेट पार्टी भी है, बॉस भी है, वो जानता था कि यार भारद्वाज से काम कराना है तो वो तो मुश्किल है, इसको कैसे कराएंगे, कायदे कानून से करना पड़ेगा। हाँ, तो कायदे से करो, नहीं तो वो तो रिजेक्ट कर देगा। और वो फियरलेसली वो डायरेक्टर को भी नहीं सुनता है, वो बोल देगा या लिख देगा कुछ। हाँ, मेरी एक वो उसमें जरूर थी कि मैं क्या करता था कि लीगल ओपिनियन लिखने के बाद एक लाइन में उसमें जरूर लिख देता था, एज पर लॉ आई हैव ऑफर्ड माय ओपिनियन इन द अबव पारा, हाउएवर commercial aspects may kindly be taken by the competent authority for granting this। तो मैं उनको बोलता था कि आपको तो पूरी छूट है, मैं तो आपका एडवाइजर हूँ, मेरी एडवाइस आप माने न माने ये आपकी है, लेकिन आप जानते हैं कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर में ये सब काफी होता है कि आप उसको फेवर कर दीजिए, थोड़ा उसको कॉन्ट्रैक्ट देना है दे दीजिए। मतलब आपने लेकिन अपने आप को मतलब इंटीग्रिटी मेंटेन की थ्रू आउट द लाइफ। हाँ, मेरे को आनंद आया, और उससे फायदा यही होता था कि हाँ, कि कोई रिटायर होने के पहले कोई विजिलेंस केस नहीं, कुछ पूछने वाला नहीं, आराम से 10 मिनट में बिस्तर पे जाते नींद आ जाती थी। मतलब नहीं तो जिस तरह का ही हाँ, किसी का एहसान नहीं रहा जिंदगी में। लेकिन वो एक वो बाय गॉड ग्रेस वो सब ठीक रहा। वो संस्कार मैंने अपने बच्चों को दिया, मैं कि भाई झूठ एक नहीं बोलो, कभी झूठ मत बोलो, क्योंकि एक झूठ बोलोगे तो उसको छुपाने के लिए पूरी जिंदगी झूठ बोलनी पड़ेगी, और आपको याद नहीं रहेगा कब क्या झूठ बोला। झूठ बोलने के लिए याद रखना पड़ता है कि क्या बोला था। याद रखना पड़ता है, वो आप पकड़े जाओगे आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं। ये बताइए, अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं आते तो क्या करते आप? अगर मान लो आपका मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं आता तो शायद मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी बनता मैं। अच्छा, और या लॉ पढ़ के मैं वकील बनता कहीं। पॉलिटिक्स में आने का सोचा आपने, राजनीति में आने का? क्योंकि बिहार में पॉलिटिक्स का आने का, हाँ, वो मैंने काफी, एक समय था जब राजीव गांधी थे प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद वो हटे, उस बीच में मेरी दिल्ली में पोस्टिंग थी, उस टाइम मैंने काफी कोशिश की थी, और मेरा पूरा एम था कि मैं नौकरी छोड़ के राजनीति में चला जाऊं, लेकिन व्हेन आई लॉस्ट माय यंगेस्ट ब्रदर इन 91, तो हिमांशु जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, पीएचडी एमफिल कर लिया था, पीएचडी कर रहा था, हिज लॉस वाज एवरी बिगेस्ट लॉस इन माय लाइफ टिल देन। और उसके कारण फिर मेरे वसूल बदल गए। मैंने अपनी पत्नी को भी बोला कि तुम अब नौकरी करना चाहो तो करो। उसके पहले मैंने उसको रोका था, यार कहाँ नौकरी करोगी, फालतू मत करो। लेकिन उसके बाद मेरी जिंदगी की फिलॉसफी बहुत बदल गई, और फिर मैं राजीव गांधी से भी मिला था उस समय, जब वो अपोजिशन लीडर थे। कौन सी प्रेफरेंस कौन सी थी आपकी पार्टी की उस समय? नहीं, उस समय मैं तो बेसिकली एबीपी से जुड़ा हुआ रहा, लेकिन राजीव गांधी के आने के बाद लगा कि इसमें बहुत स्वच्छ राजनीति शायद आई है इस देश में, और ये अच्छा लगेगा। लेकिन वो धीरे धीरे मैंने देखा कि भाई ये तो ही इज
वैसा ही है। बेटर देन एनीबडी एल्स। तो खैर मैंने विड्रॉ भी कर दिया और संयोग से मेरा वो डिसअपॉइंटिंग मिसहैप भी हुआ, तो मैं वापस ले लिया। फिर मैं अपना जो मेरा पेरेंटल वो हुआ 2013 में, मैंने आम आदमी पार्टी के बारे में भी सोचा था। अच्छा। उसका फॉर्म और भरा था, मैंने नौकरी छोड़ने की तैयारी में था। अच्छा, लेकिन ज्यादा बाय जोश द में आ गए गॉड थे। ग्रेस, हाँ मैं सोचा कि यार ये करप्शन कब तक चलेगा, क्यों चलेगा। मेरे को लगता था कि आग अंदर से कभी कभी होती है, आज भी होती है कभी कभी, ये क्या हो रहा है। तो केजरीवाल जैसा धोखेबाज आदमी निकला, उसको देखा, वो इसके फॉर्म मैंने भरे, उसमें 13-14 पॉइंट ऐसे थे जिसमें मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, शपथ ग्रहण टाइप था वो। अब वो सारे उसके उल्टा करता है अभी। तो गॉड हेल्प मी, मेरे तो मैं घर नहीं गया। पहले आप कांग्रेस से बचे, फिर आम आदमी पार्टी से बचे, और अंत में आपने का झुकाव बीजेपी की तरफ हो गया। नहीं, ओरिजिनल मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ ही व्यक्ति था। अच्छा, पर कॉलेज में तो हाँ, मैं बचपन से, अच्छा, स्कूल टाइम में ही अरेराज में पढ़ता था, तो मैं शाखा वाखा में जाता था। अच्छा, तो मैं इम्प्रेस था काफी राष्ट्रीयता से। लेकिन जो वो क्षणिक दिखता था ना जब यूथ में कि ये गड़बड़ हो रहा है, कुछ चेंज होना चाहिए, तो आप बिना पावर के तो कोई चेंज ला नहीं सकते। आप या फिर बहुत अन्ना हजारे बन जाइए, तब तो हो सकता है। तो एक तरफ नौकरी भी करनी थी, जीविका का भी सवाल था, बच्चे पढ़ भी रहे थे, तो आप वो एफोर्ड नहीं कर सकते थे। अच्छा, आपने आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ लगा कभी कि आप क्या करना चाहते थे और वो नहीं कर पाए? नहीं, मैं एक तरह से बहुत संतुष्ट रहता हूँ, ये मान के कि भगवान जो करता है अच्छा के लिए करता है, जो देता है वो ठीक देता है। शायद हम लोग जो डिजर्व करते हैं वो दे देता है। तो बाय एंड लार्ज वो मेरे सेटिस्फाइड है जिंदगी से? हाँ, वो मैं फ्रस्ट्रेशन नहीं आने देना चाहता हूँ कभी। पर कुछ हाँ, ऐसा क्या कुछ मिसिंग लगता है जिंदगी में कि यार ये तो होना ही चाहिए था, ये नहीं हुआ? जैसे मिसिंग तो यही है, जैसे अब मैं अपने फैमिली के साथ रहता, अभी बेटा शादी कर लिया होता, बीवी सास रहती, हम लोग अभी सब बिखरे हुए हैं। अच्छा, और इस टाइप का है। मिस करते हो आप? हाँ, वो मिस करते हैं, दोस्तों को मिस करते हैं, तुम्हारे जैसे दोस्तों को मिस करते हैं जो साथ रहे, तो गपशप मारे। तो अभी तो हम लोग ऐसी जगह रहते हैं जहाँ आमतौर पे हमारे तरह के लोग उन लोगों से मिक्स नहीं करते। लेकिन मैं तो गांव में धोती पहन के गमछा रख के बैठता हूँ लोगों के साथ, और उनसे भी उतना ही आत्मीयता से बात करता हूँ, रखता हूँ, जो भी बन पड़ता है यहाँ करता हूँ। चलो, मुझे अच्छा लगता है। आखिरी सवाल आपका, मैंने आपको जो ऑब्जर्व किया था आपको गुस्सा बहुत तेज आता था और जल्दी आ जाता था, तो उसको आपने कैसे कंट्रोल किया, या कंट्रोल कर पाए? ये नहीं, आपका एकदम ये ऑब्जर्वेशन है, और इसके लिए मुझे कई बार हेवी पेनल्टी प्रोफेशनल लाइफ में देनी पड़ी है। अच्छा। उसका लेकिन मैं धीरे धीरे, मेरे ब्रदर के जो मिसहैप हुआ ना, उसके बाद नेचुरल कुछ कम हुआ, और उसके बाद में फिर योग से धीरे धीरे मैं अब बहुत जल्दी गुस्सा नहीं करता हूँ। वो हालांकि मेरी पत्नी हालांकि बोलती है कि नहीं नहीं ये करते हैं, लेकिन मैं गुस्सा भी करता हूँ तो अब चुप हो जाता हूँ। मैं शाउट नहीं करता, बोलता नहीं। और गुस्सा कई बार है कि एक मूल प्रश्न है, गुस्सा जब ज्यादा आए तो आप अपने से पूछिए कि ये गुस्सा क्यों आ रहा है। ये प्रश्न जब आप पूछेंगे तो ज्यादातर केस में वो कम हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। तो इस तरह आपने गुस्से को कंट्रोल किया? हाँ, बहुत हद तक। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं एकदम संत हो गया हूँ, लेकिन बहुत हद तक। सबसे ज्यादा गुस्सा किस पे किया आपने? सबसे ज्यादा गुस्सा किस पे किया? अब ये मुश्किल है, तो कितने इंसिडेंट्स हुए हैं। और एक बार मैं अपने बॉस को ही मतलब थोड़ा धमकी भरे लहजे में डांटा था। वो उसी बीच में एक हाथ जर्मन हमारा एक्सपर्ट था, वो आ गया तो मैं चुप हो गया। अच्छा। कि ये तो विटनेस हो जाएगा ये विदेशी। नहीं तो वो मैं उसको बॉस को, अब मेरे बॉस की महानता देखो कि उसके बाद उसने मुझे अपना टीए बना लिया। अच्छा। तो वो भी आपको हेल्प किया होगा कंट्रोल करने में, वो घटना भी?
नहीं, उसने कुछ और हेल्प नहीं किया उस समय। नहीं, एक्चुअली वो घटना न्याय पे अन्याय कर रहा था। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो घटना आपको गुस्से पे कंट्रोल करने में हेल्प की होगी। हाँ हाँ। हाँ। बहुत हद चलिए तक चलिए बाबा गुस्सा जी, बहुत बहुत आता धन्यवाद है, अभी आपका। भी आता हाँ हाँ, बहुत बहुत है। धन्यवाद, आपने टाइम निकाला बहुत बहुत और नहीं, बहुत मैं तो मजा आया बात करने से आपसे। आपसे बात करके हमें हमेशा मजा आता है। हम्म, और आपने जो ये शुरू किया है, मैं यही कहूंगा कि ये सिलसिला चलता रहे और हम एक दूसरे की फीलिंग को भी अब कम से कम हम्म, इस अवस्था में भी एक दूसरे को सुने और जाने, एक दूसरे से कुछ सीख सकते हैं तो सीखें। कि हमारे जैसे अभी आपने महेंद्र खुराना और मुकुंद जोशी जैसे दो लोगों से लिया है, हम्म, और धीरे धीरे सिलसिला लगता है सबसे लीजिए जहां तक हाँ संभव हो। बिल्कुल और बिल्कुल। हम लोग फिर एक बार आपसे फिर लेना चाहेंगे, जी और जब आप समय दें। और मुझे खुशी होगी कि अगर मैं लूँ आपका इंटरव्यू, क्योंकि मैं बिल्कुल आपको बहुत अंतरंग जानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, भले बहुत हम लोग बारीकी से जानते हो। दूर रहे, हाँ हाँ। हाँ बहुत हम लोग दूर रहे, हम्म। अलग होते गए, लेकिन फीलिंग्स कभी कम नहीं हुई। जो एक मित्र की होती है, मेरी ये कमजोरी है या स्ट्रेंथ है, जो कही है कि मेरे जो भी एक बार मित्र होता है वो आजीवन रहता है। बिल्कुल और सही कह एक रहे बार जो खटास हो गई उससे हैं, फिर कभी हमेशा नहीं रहते होता है। तो वो लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग बोथ आर वेरी स्ट्रांग। मेरा ये धन्यवाद हैं। धन्यवाद। आपको। चलिए फिर मैं धन्यवाद। उस दिन की इंतजार करूंगा जब आप मेरा इंटरव्यू लें। हाँ, बिल्कुल। वो आपको टेक्निकल हेल्प करनी पड़ेगी और मैं आप प्रिपेयर हाँ करूंगा आपके लिए कुछ बिल्कुल खास, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। जरूर लेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद।